हाय दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर आपका आनंद ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो वीडियो लेकर आए हैं उसका संबंध अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतिम फॉर्मेट से है या अंतिम रूप से है। इसके पहले आपने दो रूप यानी कि दो फॉर्म्स पढ़ लिए हैं। पहला फॉर्म आपका था पृथक पृथक यानी कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दूसरा आपका होमोजीनियस यानी कि समघातीय अवकल समीकरण था, और ये आज तीसरा रूप यानी कि रैखिक रूप यानी कि लीनियर फॉर्म है। आपको इस अध्याय के दौरान, इस चैप्टर के दौरान ये समझाया गया कि ये जो अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके कुछ विशेष रूप होते हैं। उन रूपों को पहचानने के बाद कुछ खास नियम होते हैं, उन्हीं के द्वारा आप इनको लगा सकते हैं। लेकिन इनको लगाने से पहले आपका समाकलन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर सवाल में अंतिम रिजल्ट हमें समाकलन के ही जरिए प्राप्त होता है। तो आइए चर्चा करें आज के रूप की। आज का हमारा रूप है रैखिक रूप यानी कि लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म हम किसे कहते हैं? अगर कोई भी रूप जिसको कोई भी अवकल समीकरण जिसको हम इस रूप में बदल सकें dy बाई dx प्लस py बराबर q, वह हमारा रैखिक रूप कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, कोई भी समीकरण जिसे हम इस रूप में बदल सकें अवकल समीकरण को dy बाई dx प्लस py बराबर q रूप में, जहां अगर कोई पूछे सर p और q क्या है, तो आंसर है p तथा q हमारा x का फलन है, यानी कि फंक्शन ऑफ x है, x का फलन है। अगर ये सब पूरी हो जाती है तो पहला बात क्लियर हो जाएगा, पहचान। तो ये रहा पहचानने का तरीका। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया है dy बाई dx x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे लगाया y और बराबर लिख दिया हमने 2x। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों, ये आपका p और ये आपका q का काम कर रहा होगा। ये भी x का फलन है, वह भी x का फलन है, यानी कि ये भी x का फंक्शन है, वो भी x का फंक्शन है। तो यह रूप आपका क्या कहलाएगा? रैखिक रूप के रूप में जाना जाएगा। ऐसे सवालों या ऐसे फॉर्मेट को सॉल्व करने की जो विधि है वो बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पर एक फैक्टर यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम लोग शॉर्ट में IF कहते हैं, और हिंदी में हम इसे समाकलन गुणांक कहेंगे। क्या कहते हैं इसको? समाकलन गुणांक। इसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। ये कैसे ज्ञात किया जाता है मित्रों? तो जवाब ये है e के पावर fx dx का समाकलन कर आप पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल है सर fx है क्या, उसको भी थोड़ा क्लेरिफाई कर दे मित्रों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ e के पावर में आपका हो जाता है p dx। ठीक है, ये आपका समाकलन गुणांक यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब सवाल उठता है सर ये है क्या, समाकलन गुणांक क्या भला है? ठीक है, तो जवाब ये है, ये एक ऐसा पद प्राप्त होता है जिसको अगर हम यहाँ गुणा कर दें तो एक विशेष रूप में बदल जाएगा, जिसके बाद हमारा समाकलन आसान हो जाता है। कौन सा विशेष रूप? तो ध्यान दीजिएगा, IF के गुणे के बाद, IF के गुणे के बाद यानी कि मल्टीप्लाई के बाद। ठीक है, अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोल दें तो एक हो जाता है। कैसा हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मेट इधर जब गुणा करेंगे तो u इंटू वी का फॉर्मूला बनकर ये चेंज हो जाता है इस रूप में d बाई dx IF गुणे y में, और राइट हैंड में भी आप इसी IF का गुणा करेंगे यानी कि e के पावर p dx का, तो IF गुणे q हो जाएगा। अब इसके बाद इसे आप उधर भेज दें और आराम से समाकलित कर दें। अब समाकलित करें, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली 2-3 बातें हैं। एक तो आपको IF क्लियर होना चाहिए कितना होता है e के पावर इंटीग्रल p dx, और बिना टाइम पास किए, समय गंवाए, बाएं तरफ गुणा करने पर ये uv का फॉर्मूला बनता है जो इस टाइप का होता है, जिसे अच्छे से दिमाग में बैठा ले। क्या है? d बाई dx IF गुणे y, IF गुणे y और बराबर IF गुणे q। उधर IF का गुणा q में हो जाएगा। ठीक है, वही एक सवाल लगाते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक्सरसाइज आपकी चल रही है, अगर एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं हम लोग 9.6, और पहला सवाल हमारा दिया है dy बाई dx प्लस 2i इक्वल टू साइन। ये हमारा पहला सवाल है। अब इसमें हम सबसे पहले ये पूछेंगे सर p क्या होगा, q क्या होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये और ये। ठीक है, ये हमारा p का काम करेगा, ये q का, तो p 2 हुआ और q क्या हो गया हमारा साइन x। अब सवाल उठता है सर इसको समाकलित कैसे, सर आगे कैसे बढ़े? तो जवाब सर IF पहले निकालिए। IF का फॉर्मूला क्या होता है? जवाब है सर ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e के पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। तो यानी कि हमारा जवाब हुआ e के पावर 2 dx, और dx का समाकलन क्या आ जाता है मित्रों? x आ जाता है। ठीक है, अब इसका दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने पर
आई एफ का गुणा करने पर यानी कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा ये देखा जाए तो जवाब होगा सर ये साइड हो जाएगी आपकी डी बाई डी एक्स। फिर क्या लिखा आई एफ गुणे वाई, आई एफ का मतलब ई के पावर 2x इंटू क्या हुआ वाई, दाहिने तरफ आई एफ इंटू क्यू, आई एफ इंटू क्यू का मतलब हो गया ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स। तो हम प्रिपेयर हैं सवाल लगाने के लिए, इसे उधर भेज दीजिए, ये डी ऑफ ई के पावर 2x इंटू वाई और आगे ई के पावर 2x साइन एक्स और dx हो जाएगा। इसको समाकलित कर दीजिए। डी के आगे कुछ भी लगा हो मित्रों आप जानते हैं, दो तीन बातें देखिए मैं यहाँ पर अंडरलाइन करूंगा। जैसे पहला पॉइंट अंडरलाइन करूंगा कि dx का समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है x, और दूसरा इस टाइप का अगर समाकलन आपके सामने आ जाए तो इसके लिए फॉर्मूला याद कर ले e के पावर x sin bx, क्योंकि ये काफी टाइम लेता है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है जो आप याद रख सकते हैं और जल्दी से आंसर भी दे सकते हैं। अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो आंसर है e के पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आगे a sin bx माइनस b cos bx। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो यूज कर आप आंसर आराम से दे सकते हैं। तो पहला पेपर ध्यान दें, ये हो जाएगा आपका e के पावर 2xy, सीधे d हट जाएगा और इसमें देखिएगा a का काम 2 कर रहा है और यहाँ कोई अंक नहीं है तो 1 मान लेंगे, ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से e के पावर 2x नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, आगे a का मतलब 2, फिर sin bx यानी कि sin x, फिर b का मतलब 2 से b का मतलब 1 से है और फिर cos bx यानी कि x हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या लगाया जा सकता है प्लस c। तो ये हो गया आपका समाधान इस सवाल का। अगर आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे इंटीग्रेशन के तो सवाल लगाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको लगाने में भी मजा आएगा। ठीक है, बाकी इंटीग्रेशन आपके प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह के टाइप सब बीच बीच में आते ही रहते हैं, उसे तो हम लोग देखते ही चलेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम, क्वेश्चन नंबर 2 SW में आप लगा सकते हैं, सेम उसी टाइप का है, इसमें भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो मैंने आपको बताया सेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है dy बाई लगा सकते हैं, चलिए लगाना चाहे तो आप एक और देख लें पहले बेसिक, dy बाई dx प्लस आगे लिखा हुआ है हमारे पास 3y और इस तरफ है e के पावर माइनस 2x। अभी हमारे काम आसान कर देगा, बताएं जरा, अगर मैं पूछूं p कितना है और q कितना है तो आप आराम से बता सकते हैं कि सर p बराबर 3 है, q बराबर e के पावर माइनस 2x है। अब बताएं जरा if कितना होगा, जवाब होगा e के पावर इंटीग्रल p dx, p का मतलब 3 आगे dx, तो e के पावर 3x आ जाएगा। अब अगर हम एक में if से गुणा कर दें, एक में if से गुणा लेने पर यानी कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा आपका, तो जवाब होगा सर सिंपल है d बाई dx आएगा और आगे हो जाएगा हमारा if इंटू y, if का मतलब कितना है e के पावर 3x और y का मतलब y से है। दाहिने तरफ if इंटू q आएगा, if का मतलब e के पावर 3x और q का मतलब e के पावर माइनस 2x, बाकी से उधर भेज देंगे। कुछ सिखाने जैसी बड़ी चीज नहीं है क्योंकि आप लगातार ये सारी चीजें करते आ रहे हैं। e के पावर यहाँ x आ जाएगा, बगल में dx इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा e के पावर 3xy, उस तरफ e के पावर x प्लस c, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम बड़ी आसानी से किसी भी सवाल का आंसर निकाल सकते हैं अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्रों, इससे आपके लिए सुविधा होगी, बाद में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप आराम से इसे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 dy बाई dx प्लस y बाई x बराबर x स्क्वायर, ये है हमारा अगला सवाल। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx प्लस 1 बाई x y बराबर x स्क्वायर। अब आप आराम से देख सकते हैं ये हमारा हो जाएगा p और ये हो जाएगा हमारा q। तो अब आप समझदार हो ही चुके हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रल 1 बाई x dx, e के पावर p dx। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बता देना जरूरी है, वैसे आपको पता होना चाहिए e के पावर log हो और आगे fx हो तो ये सिर्फ fx के बराबर होता है। ध्यान से समझ लें, e के पावर log हो और आगे fx हो तो ये सीधा सीधा किसके बराबर होता है, fx के। मतलब ये सारे सिस्टम हट जाते हैं, e के पावर log और सिर्फ fx हमको मिल जाता है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो जवाब होगा सर e के पावर dx बाई x हो जाएगा log x, और ये इसी फॉर्मेट का आ जाएगा। तो देखो ये सेक्शन मैंने बोला था हट जाता है, पूरा हटकर सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगा x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक का मान x के बराबर आ चुका है। एक में इक्वेशन नंबर 1 में x से गुणा कर दें, ठीक है, गुणा करने पर यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का गुणा करने पर क्या आने वाला देख लें, एकदम फिक्स है। d बाई डी एक्स आएगा, i आएगा, if आएगा जिसका मतलब x है, y आएगा राइट हैंड में if यानी कि x है, q का मतलब x स्क्वायर है, इसे उधर भेज दें तो ये हो जाएगा d ऑफ एक्स वाई बराबर x का क्यूब और dx इंटीग्रेट कर दीजिए। अब बताएं कितना आ जाएगा, एक्स वाई बराबर x के पावर 4/4 प्लस c। तो ये रहा आपका आसान सा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको अब तरीका जो है वो अच्छे से दिमाग में इसका बैठ गया होगा। हर सवाल में हम इंटीग्रेट ही कर रहे हैं लगातार और प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारा सवाल सॉल्व, ठीक है। तो चलिए कुछ हटकर सवाल लेते हैं धीरे धीरे, ताकि कुछ हमें अलग फॉर्मेट भी मिलते चले। आइए अगला हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 5, cos स्क्वायर एक्स dy बाई dx प्लस y बराबर tan x, ये हमारे पास सवाल है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला शर्त तो ये है कि आपको मानक रूप मिलना चाहिए, यानी कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए dy बाई dx होना चाहिए एक साइड में, बाकी आगे py बराबर q, ये होना चाहिए। तो dy बाई dx प्लस py बराबर q फॉर्मेट में बदलने में प्रॉब्लम कौन है, तो जवाब है सर cos स्क्वायर। इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर x से समीकरण में यानी कि इक्वेशन में, ठीक है, इक्वेशन में या समीकरण में भाग देंगे, और भाग देने पर क्या हो जाएगा, जवाब है सर dy बाई dx प्लस 1 बाई cos स्क्वायर x, आगे y, फिर tan x बाई cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर x, आगे y, यहाँ पर tan x, 1 बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो आप तैयार हैं, ये भी आपका फंक्शन है x का, ये भी फंक्शन है x का, तो ये पूरा हिस्सा p बन रहा है, दूसरा वाला क्या बन रहा है, q बन रहा है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं p बराबर सर हमारा sec स्क्वायर x है, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि if का मतलब हो जाएगा e के पावर इंटीग्रल p dx, जिसका मतलब हुआ sec स्क्वायर x और dx। तो ये मिल जाएगा e के पावर sec स्क्वायर x का मतलब हो जाएगा हमारा tan x, ठीक है, sec स्क्वायर x का tan x, ठीक। अब इसी का मल्टीप्लाई कर दें, तो if का गुणा करने पर अभी तक आप आराम से समझते आ रहे हैं क्या हो जाता है, इनका गुणा करने पर, इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाता है, क्या आ जाता है मित्रों, d बाई डी एक्स if का मतलब e के पावर tan x इंटू y, आगे आ जाएगा उधर if इंटू q, तो e के पावर tan x जो कि if है, और q का मान कितने के बराबर है आपका tan x और sec स्क्वायर x के बराबर, ठीक है। तो अब इसे हम उधर भेज देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे, उसके लिए हमें नीचे फिर जगह उतनी पर्याप्त नहीं मिल पाएगी, तो हम फिर से इसको ऊपर से सवाल लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी बातें आपको बहुत स्पष्ट तरीके से क्लियर होगी, कहीं कोई शंका संदेह जैसी चीज नहीं लग रही होगी। तो अब हम d लगाते हैं, आगे लिखते हैं e के पावर tan x, यहाँ पर y, और दूसरी तरफ dx भेज देंगे, तो e के पावर tan x और sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान लगा लेंगे, और इस पोर्शन में देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, इस पोर्शन में देखिए पावर वाले को t मान लेगा, tan x को t मान ले, तो ये बन जाएगा tan का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx उधर dt, तो ये पूरा हट जाएगा dt बनकर tan बन जाएगा t पावर में e के पावर t, इधर जो है वो पूरा हट ही जाने वाला है, यानी कि e के पावर tan x y बनकर हट जाने वाला है। सामने वाला जो पोर्शन देख रहे हैं वो आप इजीली देख सकते हैं, आइलेट वाले नियम से ये u और ये v बन जाएगा, तो u भी अगर हम लगा लें तो क्या पा जाएंगे, तो जवाब होगा सर u बाहर यानी कि t बाहर, v का इंटीग्रेशन
फिर u का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, और v का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, और बाहर dt। तो आंसर हुआ y e के पावर 10x t e के पावर t का e के पावर t, dt का आएगा 1 e के पावर t का e के पावर t, तो फिर e के पावर t मिलेगा जिसका e के पावर t प्लस c आ जाएगा। अब मामला है आंसर देने का, तो आइए अब आंसर दे देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जवाब होगा सर y e के पावर 10x बराबर, यहाँ t की जगह रख दिया जाए 10x, दो जगह से e के पावर t कॉमन है, तो e के पावर 10x t -1 बचेगा यानी कि 10x - 1 प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़े ही आराम से किसी भी सवाल का आंसर दे सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में अच्छे से आ गया हो। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही कुछ मिलता जुलता लेते हैं। अब आप इसी सिस्टम पर सेम क्वेश्चन नंबर 6, 7 ट्राई कर सकते हैं, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, और आप देख भी रहे हैं हर फॉर्मेट हम यही कुछ कर रहे हैं। ठीक है, इसे इस रूप में ला रहे हैं और फिर सॉल्व कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है सवाल संख्या 8। ये क्या दिया हुआ हमको, 1 + x² dy प्लस 2xy dx बराबर cot x dx। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार का सवाल मेरे दोस्तों लगाना हो तो वहां पर एक प्रॉब्लम है कि पहले आपको dy by dx जरूर चाहिए, चाहे पहला फॉर्मेट था, चाहे दूसरा था, चाहे तीसरा था। ये बात हम यहाँ भी कहेंगे कि पहला प्रयास हमारा ये होगा कि हम इसे dy by dx फॉर्मेट में चेंज करें, कि पहले ये आए तब फिर सोचे कौन सा फॉर्म बनेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो काम आसान है। देखिए यहाँ dx है, यहाँ भी dx है, उसे ट्रांसफर कर दिया जाए dx को, तो हमें मिल जाएगा cot x माइनस 2xy और साथ में dx। अब इसे अगर हम यहाँ ले आते हैं तो हमारा काम कुछ हद तक बन जाएगा, ये हो जाएगा dy by dx। उस तरफ आ रहा आपका cot x माइनस 2xy, इसे यहाँ बुला लें तो आप देख सकते हैं बन जाएगा 1 + x² dy by dx, माइनस की जगह इधर ट्रांसफर करने से प्लस हो जाएगा 2xy बराबर cot x। तो ये रहा आपका हिसाब किताब। लेकिन अभी ये हमें परेशान कर रहा है, अगर ये यहाँ से हट जाता है तो जरूर ये लीनियर फॉर्म में बदल जाएगा। तो अभी अभी आपने ऐसा ही कुछ किया है, इसे लीनियर फॉर्म में बदलने के लिए क्या कर दें, 1 + x² से पूरे इक्वेशन में भाग दे दें, और भाग देने पर बताएं क्या आने वाला है, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x/1 + x², यहाँ भी आ जाएगा आपका cot x के नीचे 1 + x²। अब ये हमारा हो गया p और ये वाला हमारा हो जाएगा q। तो फॉर्म मिला सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म dy by dx py बराबर q। अब मुद्दा है if का, तो if के लिए क्या करना पड़ता है, e के पावर इंटीग्रल p dx e के पावर 2x/1 + x² dx, ऐसा करना होगा। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप जानते हैं मानना पड़ेगा 1 + x² को t, जिसका अवकलन आएगा 2x dx बराबर क्या आएगा dt। तो ये पूरा हो जाएगा if बराबर e के पावर 2x dx हटाने पर dt और नीचे आ जाएगा t, तो dt by t हो जाएगा आपका log t, और log t देखिए अभी भी आपको फॉर्मूला बताया था, e के पावर log आया तो हटकर सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगा t, और t का मतलब हो जाएगा 1 + x², क्या हो जाएगा 1 + x²। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर ऊपर और if का गुणा कराते हैं जैसा अभी तक हम लोग करते आए थे। ठीक है, तो if से गुणा करने पर ठीक है, if से गुणा करने पर क्या होने वाला है, इधर देख लें जरा, फॉर्मूला क्या बनेगा, dy by dx if into y, if का मतलब 1 + x² into y, राइट हैंड में if into q, if का मतलब हुआ 1 + x² और q का मतलब हुआ cot x अपॉन 1 + x²। तो ये 1 + x², 1 + x² को काट देगा, dx को उधर भेज दें, आ जाएगा y 1 + x²। ठीक है, और फिर cot x dx हो जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। अब तक तो आपको इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ये d लगने के नाते सीधा सीधा y 1 + x² हो जाएगा, और cot का मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा इंटीग्रेशन क्या होता है, log
साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, सीधा फॉर्मूला काट का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x प्लस सी, तो सीधा सीधा हमें log sin x प्लस सी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मित्रों कि ये जो फॉर्मेट है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यहाँ कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक चेंज करूंगा और हल्का सा एक फॉर्मेट और डिस्कस करूं। उससे पहले एक आध क्वेश्चन मैं फिक्स वाले लगा लूं, यानी कि ये जो हल थे आपके कैसे हल थे, जिसमें आंसर में सी आता है, आपको बताया गया अच्छे से सी वाला जितना भी आंसर आता है उसको हम लोग कौन सा हल बोलते हैं, व्यापक हल बोलते हैं। और जिसमें सी नहीं आता है, सी हटा दिया जाता है, ऐसे हल को विशिष्ट हल यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं। तो एक आध क्वेश्चन हम पर्टिकुलर सोल्यूशन से रिलेटेड निकाल दें और फिर उसके बाद हम आपको इसका एक और विशेष फॉर्म बताते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इसी टाइप का 14, 15, 16, 17 भी सब वैसे ही हैं। आइए देखते हैं पहले। dy by dx प्लस 2y tan x बराबर sin x, y बराबर 0 when x बराबर पाई बाई 3, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, x बराबर पाई बाई 3, ये जानकारी हमारी। ऐसे सवालों की आपको आदत पहले भी पड़ चुकी है, पिछले एक्सरसाइजेस में भी आप लगा चुके हैं। जैसे ये लगाते आए हैं वैसे ही लगाते हैं। इसका यूज हम लास्ट में करते हैं सी निकालने के लिए, और जब सी पा जाएंगे तो हमारा हल बिना सी के हो जाएगा, और उस हल को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट हल यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आइए यहाँ पर ध्यान दें, हमारा फॉर्मेट कैसा है आगे, dy बाई dx प्लस 2 tan x और बगल में y लगाया, फिर यहाँ पर sin x। अब आप देख सकते हैं ये p है, आपका ये q है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सर if बराबर हो जाएगा e के पावर p dx यानी कि 2 tan x dx, e के पावर 2 हमने बाहर लिया। tan का क्या होता है मित्रों, log sec x। ठीक है, इस 2 को चाहे आप ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा e के पावर log sec स्क्वायर x। ठीक है, अब ये पूरा हट जाएगा, फॉर्मूला कहता है। तो if बराबर क्या होगा, ये पूरा हटकर सिर्फ और सिर्फ हमारा if कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर x के बराबर। अब दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों में if का गुणा करने पर, जैसा अब तक करते हैं, गुणा करने पर क्या मिलने वाला है, तो जवाब है इधर हो जाएगा dy बाई dx if इंटू वाई। if का मतलब sec स्क्वायर x से है और y का मतलब हमारा y से है। ठीक है, और बराबर क्या करना है, if इंटू क्यू। if का मतलब sec स्क्वायर x और q का मतलब हो गया हमारा sin x, है ना। q हमारा क्या है, sin x। तो ये आ गया, अब इसे उधर भेज देते हैं और देख लेते हैं ये क्या क्या होने वाला है। तो sec स्क्वायर x और y, उधर हमारे पास sin x है, sec स्क्वायर को हम नीचे ले जाकर cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, बगल में dx लगा सकते हैं। इसे सॉल्व करने के दो विकल्प हैं आपके पास, इसको आप cos इंटू cos भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा d ऑफ sec स्क्वायर x इंटू वाई, और उधर वाला जरा गौर करिएगा क्या बन जाएगा, 1 बाई cos हो जाएगा आपका sec और sin बाई cos हो जाएगा tan x dx। तो मुझे लगता है आपको आंसर दिख रहा होगा, ये तो पूरा हट गया y sec स्क्वायर x बनकर, और दाहिने तरफ हमारा sec x tan x का क्या आ जाएगा, sec x प्लस c। सीधा सीधा ये फॉर्मूला है और ये हमारा आंसर हो गया। तो अभी तक तो हम इतना ही करते थे, आपको याद होगा अभी तक हम यही कर रहे थे। तो इस हल को हम लोग कौन से हल के नाम से जानते हैं, व्यापक हल के नाम से जानते हैं। अब इसे हमें विशिष्ट हल अगर बनाना है तो उसके लिए हमें ये देखना होगा। तो हमारे पास है सोल्यूशन y sec स्क्वायर x बराबर sec x प्लस c। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें y बराबर 0 तब क्या दिया हुआ है, x बराबर पाई बाई 3, इसका यूज करना है। ठीक है, ताकि c हमें मिल जाए। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए रखते हैं वैल्यू 0 sec स्क्वायर पाई बाई 3, आगे sec पाई बाई 3 प्लस c। तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये हिस्सा 0, sec 60 की वैल्यू इतने के बराबर 2 के, और c बराबर कितना हो जाएगा, -2 के। तो अब आप ये कह सकते हैं कि सर 2 तथा 3 से हमें आंसर अपना मिल जाएगा, हमारा विशिष्ट हल हो जाएगा, विशिष्ट हल यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो जवाब है सर केवल हमें c की वैल्यू रख देनी है, बस इतना ही करना है।
y ये रख देते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, जवाब होगा सर y sec स्क्वायर x फिर sec x और c की जगह -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेहद आसान काम है मित्रों, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाला जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 16 सत्र में भी लगाएंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो ये पूछेंगे कि सर वहां पर कुछ लॉन्गेस्ट फॉर्म में है तो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सा दिखा दूं आपको। इसके पहले मैं आपको जरूर याद कराऊंगा कि स्लोप किसे कहते हैं, यानी कि प्रवणता किसे कहते हैं। आपको याद होगा प्रवणता, ढाल, स्लोप अंग्रेजी में, ये सारी चीजें एक ही हैं। ठीक है, ये देखिएगा स्लोप अंग्रेजी में बोलते हैं या ग्रेडियंट, और हिंदी में प्रवणता या ढाल। ठीक है, ये सारी चीजें किसको कहा जाता है मित्रों, dy/dx या स्पर्शी की प्रवणता। ठीक है, स्पर्शी की प्रवणता, ठीक है, ये भी कहा जाता है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट ये भी बोलते हैं हम इसको। तो ये सारी चीजें किसकी तरफ इशारा करती हैं, ध्यान दीजिएगा, dy/dx की तरफ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और आपको अगर लगता है कि ये इस क्वालिटी लायक है तो जरूर ट्राई करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व passing through the origin given that slope of tangent to the curve at point xy is equal to the sum of coordinate of the point। हिंदी में किसी बिंदु xy पर स्पर्शी की प्रवणता उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्शी के ढाल के, स्पर्शी का ढाल जो है वो उनके कोऑर्डिनेट के सम के बराबर है, उनकी अक्षों के सम के बराबर है। यानी कि अगर मैं डायग्राम से बात करूं तो देखो ऐसे कहने का मतलब है कि ये आपका डायग्राम है। ठीक है, कोई कर्व है यानी कि वक्र है, यहाँ से हमने स्पर्शी खींचा बिंदु x, y पर, तो कह रहा है इसका जो स्लोप है वो इन दोनों के सम के बराबर है। सेंस क्या निकला, ध्यान से सुनिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब स्पर्शी की प्रवणता, पहले ये मैं लिख दूं लाइन, ये क्या है आपका दोनों कोऑर्डिनेट के सम के बराबर है। ठीक है, यानी कि इक्वल टू है x प्लस y। ठीक है, तो स्पर्शी की प्रवणता का मतलब तो सीधा सीधा हो गया, dy/dx बराबर x प्लस y। अब आप जैसे लगाना चाहें, यहां से और वहां से, जहां से आप लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस -1y बराबर x, ये हमारा हुआ p और ये हुआ हमारा q। अब आप काफी तेज भी हो चुके हैं पहले से, तेज समझ में भी आएगा। ठीक है, e के पावर p dx यानी कि e के पावर -x आ जाएगा। फिर गुणा देने पर तरीका क्या सिखाया गया था आपको, याद कर लीजिए, तरीका हमारा था dy/dx if का मतलब हो जाता है आपका e के पावर -x इंटू y, और राइट हैंड में if यानी कि e के पावर x इंटू q मतलब x। ठीक है, आगे चलकर इस चीज को वहां भेजकर इंटीग्रेशन करेंगे, और आपको मालूम है वो इंटीग्रेशन कौन से फॉर्मूले पर बेस्ड है, सबको याद होगा। अभी अभी मैंने लगाया था थोड़ी देर पहले u इंटू v वाला फॉर्मूला, तो लगा देंगे यहाँ पर u इंटू v का फॉर्मूला, e के पावर -xy, पहले ये बाहर x का इंटीग्रेशन x²/2, फिर आगे x का 1 e के पावर -x का माइनस आएगा, फिर e के पावर -x का फिर से e के पावर -x आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में -1 आ जाएगा, प्लस ये हमारे इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बड़े ही आराम से इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल फॉर्म की भी चर्चा कर लेना बड़ा जरूरी है, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे सर ये वाला सवाल कैसे लगेगा। अच्छा देखिएगा, सेकंड फॉर्मेट भी जो हम बताने जा रहे हैं वो भी रैखिक रूप ही है, लीनियर फॉर्म ही है। डिफरेंस क्या है वो पहले समझिएगा। जितना जहां जहां मैंने x है उसको y से, और y को हम x से रिप्लेस करेंगे, यहाँ x लगाएंगे, यहाँ y, यहाँ x लगाएंगे और लिखेंगे p तथा q y का फलन है, ये फर्क हो जाएगा। इसका फलन है y का फलन है। ठीक है, बाकी यहाँ भी देखिए क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर लेंगे। यहाँ पर करेंगे हम dx/dy, यहाँ पर हम ले लेंगे y, यहाँ ले लेंगे y², यहाँ कर देंगे x, यहाँ पर भी कर देंगे y, इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं वहां पर p और q x का फलन था, यहाँ p और q किसका फलन है, y का फलन हो चुका है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी चेंज आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जहां पर आप p dx लिखते थे वहां py, यहाँ भी d/dy, जहां x था वहां y, जहां y था वहां x, इस तरीके से चेंज करते चले जाएंगे, आपको बड़े ही आराम से आंसर मिल जाएगा। अब लड़के कंफ्यूज ये होते हैं कि सर फॉर्म तो ये भी लीनियर है, देखने में वैसा ही लग रहा है, पर सवाल में हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सेकंड वाला फॉर्म है। तो मेरे मित्रों बड़ा ही आसान सा बात समझ लो,
पहले वाले फॉर्म में केवल हमको y मिल रहा था, अगर आपको याद आ रहा हो पी वाई, और कहीं y नहीं मिल रहा था। इस फॉर्म में y मिलेगा या साइन y मिलेगा, टेन y, cos y, log y, y का स्क्वायर, सॉरी y स्क्वायर, y क्यूब, y पर 4, ऐसा कुछ देखा तो डाउट कर जाना कि इस फॉर्मेट में काम हमारा चलेगा, क्योंकि y स्क्वायर, y क्यूब, साइन y को हम पहले वाले फॉर्म में कहीं भी कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वहां केवल एक ही सिंगल y है, वो भी किसके साथ, x के फलन के साथ, यानी कि x के फंक्शन के साथ। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैं कैसे देखते ही पहचान गया ये वाला फॉर्मेट है। उसके लिए आप जरा हिंट देखिएगा, सबसे बड़ा क्या होगा हमारे लिए इस सवाल में। एक सवाल मैंने लिया इसी फॉर्मेट पर, और आप इसी पर एक सवाल सेम ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब कोई हमसे पूछेगा कि सर इसमें सबसे बड़ा क्लू क्या छुपा हुआ है ना, इसमें सबसे बड़ा क्लू क्या छुपा हुआ है, तो मैंने पकड़ लिया है, वो क्या है, y तो है ही है, वो पहले वाले फॉर्म में भी आता, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है हमको, y स्क्वायर, ठीक है। अगर कहीं साइन y, टेन y बोल रहा था तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्प था कि ये पहला फॉर्म तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए तैयारी शुरू करें। जब ये समझ में आ चुका है, इसे उधर ट्रांसफर करिए, ये आपका माइनस ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। अब दो ऑप्शन है, या इसको इसके नीचे या इसको इसको नीचे, लेकिन अगर इस फॉर्मेट में लाना है तो हमें क्या लेकर चलना पड़ेगा, dx बाई डी वाई। तो इसे यहाँ पर ले आए y dx बाई डी वाई, राइट हैंड में माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इसको फिर इधर ले आए और लिखा dx बाई डी वाई, और फिर कहा सर ये हो जाएगा प्लस एक्स, ठीक है, बराबर वाई स्क्वायर। इस y से पूरे इक्वेशन में अगर भाग दे देते हैं तो जो आप चाह रहे हैं वो आपको दिखने लगेगा। जरा आप ध्यान से देख लें और मुझे बताएं, ये दोनों, ये आपको P, ये आपको Q नजर आ रहा होगा, क्योंकि इस बार P और Q किसका फलन है मेरे भाई, y का फलन है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा हेल्प है, P और Q किसका फलन है, y का फलन है, यानी कि फंक्शन है। तो अब क्लियर हो जाने के बाद हम IF निकालेंगे। IF का मतलब होगा e के पावर इंटीग्रल P dx, यानी कि 1 के पावर y, सॉरी dx नहीं इस बार dy आएगा, e के पावर क्या, log y, और ये पूरा हटकर क्या बन जाएगा, सिर्फ y, और फिर गुणा करने पर जैसा अभी तक करते रहे, मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, तो इस बार dy dx के बजाय dy dy, if इंटू x, if का मतलब y इंटू x, ठीक है, if का मतलब y इंटू q, इस बार q की वैल्यू y है, ये हो जाएगा, इसे उधर भेज दें, तो d ऑफ एक्स वाई बराबर y स्क्वायर dy, इंटीग्रेट कर दीजिए और आंसर दे दीजिए, एक्स वाई बराबर y का क्यूब बाई 3 प्लस। उम्मीद करता हूं ये जो आपका रैखिक रूप है उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और लगाने का तरीका आपको विधिवत अच्छे ढंग से क्लियर हो चुका होगा। तो अब इसी वीडियो के साथ मैं इस चैप्टर से लगभग फुर्सत लेता हूं, क्योंकि विविध प्रश्नावली में आपको जो सवाल मिलेंगे वो इन्हीं के मिक्स मिलेंगे, चारों पांचों एक्सरसाइज, हमारी एक्सरसाइज संख्या 9.6 है, तो इन 6 एक्सरसाइज पर मिक्स मिलेगा, कुछ नया नहीं मिलता, उसे आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर वो प्रॉब्लम्स को भी सेंड कर सकते हैं, और अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, वहां पर उसका समाधान आपको भेज दूंगा। बाकी अगले वीडियो तक के लिए लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।